एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा कहीं खो गया। पूरे गांव में हंगामा मच गया क्योंकि मुल्ला अपने गधे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मुल्ला गधे को ढूंढने के बजाय हंसते हुए इधर उधर घूम रहे थे। गांव वालों को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। किसी ने उनसे पूछा, मुल्ला जी, आपका गधा खो गया है, फिर भी आप इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? आपको तो परेशान होना चाहिए। मुल्ला ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाई, मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं भी गधे पर बैठा होता तो मैं भी उसके साथ खो जाता। शुक्र है कि मैं नीचे था। गांव वालों ने पहले तो कुछ पल सोचा, फिर सभी ठहाके मारकर हंस पड़े। सीख, कई बार मुश्किल परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच हमें चिंता से बचा सकती है। जीवन में कुछ खो जाने पर दुखी होने की बजाय यह देखना चाहिए कि क्या अच्छा हुआ है। कहानी 2। एक शाम मुल्ला नसीरुद्दीन गांव के चौपाल पर बैठे थे। चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में था और उसकी परछाई पास के तालाब के पानी में साफ दिखाई दे रही थी। गांव वाले ठंडी हवा का आनंद लेते हुए मजाक मस्ती कर रहे थे। तभी एक गांव वाले ने मजाक करते हुए कहा, अरे मुल्ला, तुम तो बड़े चतुर हो। जरा ये बताओ, क्या तुम तालाब में पड़े चांद को पकड़ सकते हो? मुल्ला ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं चांद को पकड़ूंगा और तुम सब इसे देखोगे। लेकिन अगर मैं सफल हो गया तो हर कोई मुझे एक एक सोने का सिक्का देगा। गांव वाले हंसने लगे और शर्त मान ली। मुल्ला तालाब के पास गया, एक लंबी लकड़ी उठाई और पानी में चांद की परछाई की तरफ इशारा करते हुए बोला, देखो, मैं इसे पकड़ रहा हूं। लकड़ी जैसे ही पानी में गई, लहरें उठीं और चांद की परछाई हिलने लगी। मुल्ला ने शरारती अंदाज में कहा, अरे, चांद फिसल गया, लेकिन चिंता मत करो, मैं फिर से कोशिश करूंगा। यह नाटक देर तक चलता रहा। गांव वाले ठहाके लगाते हुए सोचने लगे कि मुल्ला आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। आखिर में मुल्ला ने तालाब से लकड़ी निकालते हुए गंभीरता से कहा, देखो, मैंने चांद को इतनी जोर से हिलाया कि वो आसमान में वापस भाग गया। काम पूरा हुआ। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एक बुजुर्ग बोला, मुल्ला, तुमने हमें हंसाकर जरूर जीत लिया। ये लो तुम्हारा इनाम। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई से एक और शर्त जीत ली और सभी को यह सिखाया कि जिंदगी में बुद्धिमानी और हंसी मजाक का भी बड़ा महत्व है। कहानी 3। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन एक बाजार में खड़े थे जहां लोग रोजाना की तरह खरीदारी कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ चालाक व्यापारी भोले भाले लोगों को ठगने में लगे थे। वे तरह तरह के जाल बिछाकर लोगों से ज्यादा पैसे ऐंठ रहे थे। मुल्ला ने यह सब देखा और सोचा, इन लोगों को उनके ही जाल में फंसाना चाहिए। फिर उन्होंने एक अनोखी शर्त का ऐलान किया। मुल्ला ने बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर से कहा, सुनो, मेरे पास एक रहस्यमयी सिक्का है जो जिस किसी के पास रहेगा वह रातों रात अमीर हो जाएगा। लोग चौंक गए और इस अजीब बात पर हंसने लगे। लेकिन कुछ लालची व्यापारी सोचने लगे कि अगर ये बात सच हुई तो वे सच में अमीर बन सकते हैं। मुल्ला ने आगे कहा, लेकिन यह सिक्का सिर्फ उसी का रहेगा जो इसे बिना देखे खरीदने की हिम्मत रखता हो। जो जितना ऊंचा दाम देगा उसे ही यह सिक्का मिलेगा। लालच में आकर व्यापारी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने लगे। मैं इसे 10 सोने की मुद्राओं में खरीदूंगा, एक व्यापारी चिल्लाया। नहीं, मैं इसे 20 में लूंगा, दूसरे ने बोली बढ़ा दी। धीरे धीरे यह बोली 50 सोने की मुद्राओं तक पहुंच गई। आखिरकार एक धनी व्यापारी ने 50 सोने की मुद्राएं दी और सिक्का खरीद लिया। लेकिन जैसे ही उसने सिक्का देखा, वह गुस्से से उबल पड़ा।
अरे, यह तो एक साधारण तांबे का सिक्का है, उसने चिल्लाया। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह रहस्यमयी सिक्का है। और देखो, इसने तुम्हें भी रातों रात गरीब बना दिया। यह सुनते ही पूरा बाजार हंसी से गूंज उठा। जो व्यापारी दूसरों को ठगने में लगे थे, वही खुद ठग गए। अब वे न तो शर्त वापस ले सकते थे और न ही सिक्के की कोई कीमत थी। उन्होंने खुद अपने लालच में फंसकर अपनी ही जेब खाली कर ली। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई से लालची व्यापारियों को ऐसा सबक सिखाया कि वे फिर कभी किसी को ठगने की हिम्मत नहीं कर पाए। सीख: लालच में फंसकर बिना सोचे समझे कोई भी सौदा नहीं करना चाहिए, वरना खुद ही ठगे जा सकते हैं। कहानी 4। एक दिन गांव के लोग मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आए और बोले, मुल्ला जी, आप तो बड़े समझदार हैं। क्या आप अपने गधे को पढ़ा सकते हैं? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा समय और मेहनत लगेगी। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वे देखने के लिए उत्सुक थे। मुल्ला ने घोषणा कर दी कि वह अपने गधे को पढ़ाना शुरू कर देंगे और 1 साल के अंदर वह पढ़ना लिखना सीख जाएगा। पूरे गांव में यह खबर फैल गई। अगले दिन से ही मुल्ला अपने गधे को पढ़ाने लगे। वे उसे एक स्लेट दिखाते, अक्षर पढ़कर सुनाते और कभी-कभी किताब सामने रख देते। लेकिन गधा तो गधा ही था। वह मस्ती में इधर-उधर भागता, कभी कागज चबा जाता और कभी सो जाता। गांव वाले हंसते और मजाक उड़ाते। मुल्ला जी, यह गधा पढ़ने वाला नहीं। लेकिन मुल्ला हर बार कहते, धैर्य रखो, समय आने पर सब देखोगे। पूरा साल बीत गया। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि गधा पढ़ना सीखेगा या नहीं। आखिरकार मुल्ला ने सभी को बुलाया और अपने गधे को सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने एक किताब निकाली और गधे के सामने रख दी। गधा किताब को सूंघने लगा, पन्ने पलटने लगा और फिर उसने अपना मुंह खोला और जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। गांव वाले हंस पड़े। मुल्ला जी, आपका गधा तो पढ़ नहीं पाया। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अरे मूर्खों, यह पहले सिर्फ घास खाने वाला गधा था, अब यह किताब भी पलट सकता है और पढ़ने का दिखावा कर सकता है। कितने इंसान ऐसे हैं जो किताबें रखते हैं लेकिन समझते कुछ नहीं। गांव वाले चुप हो गए। उन्होंने महसूस किया कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने न सिर्फ अपने गधे को बल्कि पूरे गांव को एक बड़ी सीख दे दी थी। किताबें पढ़ना ही काफी नहीं, समझना भी जरूरी है। सीख सिर्फ पढ़ाई या किताबें रखना ही काफी नहीं, असली बुद्धिमानी ज्ञान को समझने में है। कहानी 5। एक दिन गांव में एक बड़ा विद्वान आया। उसका नाम दूर दूर तक उसकी ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए प्रसिद्ध था। वह जहां भी जाता, लोगों से जटिल सवाल पूछता और उनकी चुप्पी पर गर्व से हंसता। गांव वाले भी उससे प्रभावित थे, लेकिन परेशान भी, क्योंकि किसी के पास उसके कठिन सवालों का जवाब नहीं होता था। जब मुल्ला नसीरुद्दीन को इस बारे में पता चला तो वह चौपाल पर आ पहुंचा। मुल्ला ने उस विद्वान से कहा, मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूं। तुम मुझसे कितने भी सवाल पूछो, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। अगर मैं हार गया तो मैं गांव छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। विद्वान हंसते हुए बोला, मुल्ला, तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई है। मैं तैयार हूं। शर्त की शुरुआत। विद्वान ने सवाल पूछने शुरू किए। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? पृथ्वी गोल क्यों है? सूरज पूर्व से ही क्यों निकलता है? मुल्ला ने हर सवाल का सरल और मजाकिया जवाब दिया। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए।
विद्वान का आखिरी दांव। थोड़ी देर बाद विद्वान चिढ़कर बोला, अच्छा मुल्ला, ये बताओ कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सवाल कौन सा है? मुल्ला ने बिना रुके कहा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि तुम अगले सवाल से कब रुकोगे? विद्वान चौंक गया और चुप हो गया क्योंकि यह सवाल वाकई अनुत्तरित था। गांव वाले ठहाके लगाकर हंस पड़े। विद्वान हार मानते हुए बोला, मुल्ला, तुम्हारी समझदारी ने मुझे हरा दिया। सच में हर सवाल का सही जवाब जरूरी नहीं होता। मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, यही तो जीवन का असली ज्ञान है। हमेशा हर सवाल का जवाब खोजने के बजाय कभी कभी सवाल को ही छोड़ देना बेहतर होता है। इस तरह मुल्ला ने एक बार फिर अपनी चतुराई से बाजी मार ली और गांव वालों के बीच उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। कहानी 6। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में एक अमीर व्यापारी और एक गरीब आदमी के बीच झगड़ा हो गया। अमीर गुस्से में चिल्ला रहा था, मुल्ला जी, इस गरीब ने मेरे होटल के खाने की खुशबू चुरा ली है। इसे सजा मिलनी चाहिए। गांव वाले यह सुनकर हैरान रह गए और हंसने लगे। खुशबू कैसे चुराई जा सकती है? कुछ लोगों ने पूछा। अमीर व्यापारी ने गुस्से में कहा, यह रोज मेरे होटल के पास खड़ा होकर मेरे महंगे पकवानों की खुशबू सूंघता है और फिर बिना पैसे दिए चला जाता है। यह चोरी नहीं तो और क्या है? बेचारा गरीब आदमी घबराया हुआ था। वह बोला, मुल्ला जी, मैंने किसी का खाना नहीं खाया, सिर्फ उसकी खुशबू महसूस की थी। मुल्ला ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, ठीक है, अगर खुशबू का हिसाब किया जा सकता है तो उसका भुगतान भी किया जाएगा। फिर मुल्ला ने गरीब आदमी से कुछ सिक्के निकालने को कहा। गरीब आदमी ने कांपते हाथों से अपनी जेब से कुछ पुराने सिक्के निकाले। मुल्ला ने उन सिक्कों को अपने हाथ में लिया और उन्हें जोर से हिलाया, जिससे सिक्कों की खनकने की आवाज पूरे बाजार में गूंज गई। इसके बाद मुल्ला ने अमीर व्यापारी से कहा, देखो, तुम्हारे खाने की खुशबू के बदले में तुमने सिक्कों की आवाज सुन ली। अब खुशबू का दाम आवाज से चुका दिया गया। मामला खत्म। गांव वाले हंस पड़े और तालियां बजाने लगे। अमीर व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गुस्से में सिर झुका लिया। इस तरह मुल्ला ने अपने बुद्धि और हाजिर जवाबी से न्याय किया, जिससे सबक भी मिला और मनोरंजन भी हुआ। कहानी 7। एक दिन गांव में हंगामा मच गया। लोगों ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। वह किसी के घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश कर रहा था। गांव वाले उसे खींचते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन के पास ले गए और बोले, मुल्ला जी, इस चोर को ऐसी सजा दीजिए कि यह दोबारा चोरी करने की हिम्मत न करे। मुल्ला ने चोर की ओर देखा और फिर गंभीर आवाज में बोले, चोरी करना बहुत बुरी बात है, लेकिन पहले हमें यह पता लगाना होगा कि असल में दोषी कौन है। गांव वाले चौंक गए। मुल्ला जी, चोर तो सामने खड़ा है। दोषी कौन हो सकता है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, नहीं, असली दोषी तो वह घर है जिसमें यह चोर चोरी करने गया था। अगर वह घर वहां न होता तो यह चोर चोरी करने नहीं जाता। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुल्ला ने आगे कहा, और अगर गलती घर की नहीं है तो गलती दरवाजे की है। अगर दरवाजा बंद होता तो चोर अंदर कैसे जाता? अब लोग और भी हैरान होने लगे। मुल्ला ने फिर ठहर कर कहा, और अगर दरवाजा ही जिम्मेदार नहीं है तो गलती उन लोगों की है जिन्होंने इस गांव में अमीरी और गरीबी का फर्क बना रखा है। अगर सबको बराबरी मिलती तो कोई चोरी क्यों करता? गांव वाले चुप हो गए। अंत में मुल्ला मुस्कुराए और बोले, लेकिन फिर भी चोरी गलत है और सजा तो मिलनी ही चाहिए। इसलिए सजा यह होगी कि यह चोर अब गांव के हर घर की रखवाली करेगा,
ताकि कोई और चोरी न कर सके। गांव वालों ने तालियां बजाईं। चोर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और वह सुधरने का वादा करके गांव का पहरेदार बन गया। सीख सिर्फ सजा देने से समस्या हल नहीं होती, असली समस्या को समझकर हल निकालना ही सच्ची समझदारी है। कहानी 8। क्या आपने कभी सोचा है कि मूर्खों को गिना जा सकता है? क्या मूर्खों की कोई गिनती होती है? अगर नहीं, तो मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी आपको चौंका देगी। एक बार की बात है, शहर के कुछ लोगों ने मुल्ला नसीरुद्दीन को घेर लिया और बोले, मुल्ला, तुम तो बहुत चतुर बनते हो, क्या तुम हमें बता सकते हो कि इस शहर में कितने मूर्ख हैं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने दाढ़ी पर हाथ फेरा, गहरी सोच में डूबे और बोले, बिल्कुल गिन सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। लोगों की भीड़ उत्सुकता से पीछे पीछे चल पड़ी। मुल्ला सबसे पहले बाजार के बीचों बीच एक पत्थर पर चढ़ गए और जोर से चिल्लाए, सुनो सुनो, मैं कल एक बहुत ही खास सौदा करने जा रहा हूं। मैं एक शानदार घोड़ा खरीदूंगा, लेकिन पहले मुझे पैसे देने वाला कोई चाहिए। एक आदमी तुरंत आगे आया, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं, लेकिन घोड़ा कैसा है? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, अभी घोड़ा नहीं देखा, लेकिन सुना है कि वो बहुत तेज दौड़ता है। आदमी थोड़ा हिचकिचाया, पर बिना देखे पैसे देना ठीक रहेगा? मुल्ला मुस्कुराए, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? आदमी झेंप गया और बोला, नहीं नहीं, भरोसा तो करता हूं। लो, ये पैसे रखो। मुल्ला ने सिक्के लिए और आसमान की ओर देखा, गिनती शुरू। एक मूर्ख। मूर्खों की सूची लंबी होती गई। अब मुल्ला ने सड़क किनारे बैठे एक आदमी को बुलाया, जो बहुत दुखी लग रहा था। क्या हुआ भाई? इतने परेशान क्यों हो? आदमी ने ठंडी सांस ली, मेरे पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन मैंने सब एक जादूगर को दे दिया, जिसने मुझसे कहा कि वो सोने को दोगुना कर देगा। पर अब वो जादूगर ही गायब हो गया। मुल्ला ने सिर हिलाया, गिनती जारी। 2 मूर्ख। लोग हंसने लगे, लेकिन मुल्ला रुके नहीं। वे आगे बढ़े और एक सैनिक को रोका। तुम्हारे हाथ में तलवार है, लेकिन किससे लड़ने जा रहे हो? सैनिक ने गर्व से सीना फुलाया, मुझे नहीं पता, लेकिन राजा ने कहा है कि जो भी मेरे सामने आए, मैं उस पर वार कर दूं। मुल्ला मुस्कुराए, 3 मूर्ख। अब तक भीड़ में हंसी का ठहाका गूंज उठा। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये तो सच में कमाल की गिनती है। आखिरी मूर्ख कौन? अब मुल्ला ने चारों ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, शहर में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, क्या तुम जानना चाहते हो? भीड़ एकदम चुप हो गई। सबको लगा कि मुल्ला अब किसी खास व्यक्ति का नाम लेने वाले हैं। मुल्ला ने इशारा किया, अगर तुम सब जानना चाहते हो तो एक आईना लेकर आओ। लोग चौंक गए, आईना क्यों? मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, क्योंकि सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझता है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ सोचने लगे और कुछ गुस्से में थे। लेकिन तभी किसी ने जोर से पूछा, तो फिर मुल्ला, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? क्या वह यहां मौजूद है? मुल्ला ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, यह जानने के लिए हमें दूसरी कहानी की ओर जाना होगा। यह कहानी और भी दिलचस्प है, क्योंकि इसमें मैं खुद फंस गया था। अब सवाल ये है, क्या वाकई मुल्ला खुद कभी मूर्ख बने थे? क्या वो इस गणना के चक्कर में खुद को ही मूर्ख मान बैठे? जवाब पाने के लिए अगले भाग में देखिए। मूर्खों की गिनती करने के बाद जब मुल्ला अपने घर लौट रहे थे, तो एक आदमी घबराया हुआ उनके पास आया। मुल्ला, जल्दी चलो, तुम्हारा ऊंट बाजार में किसी और ने खरीद लिया। मुल्ला चौंके, क्या?
पर मैंने तो ऊंट बेचा ही नहीं। आदमी बोला, लेकिन किसी ने तुम्हारे नाम पर ऊंट बेच दिया और पैसे लेकर भाग गया। मुल्ला ने माथा पकड़ा और भागते हुए बाजार पहुंचे। वहां उन्होंने देखा ऊंट का नया मालिक बहुत खुश था और ऊंट पर बैठने की तैयारी कर रहा था। मुल्ला ने उसे रोका, भाई ये ऊंट मेरा है। वो आदमी हंसा, कैसे? मैंने इसे पूरे पैसे देकर खरीदा है। मुल्ला बोले, पर इसे बेचने वाला मैं नहीं था। आदमी ने कंधे उचकाए, ये मेरी समस्या नहीं है। मुल्ला सोच में पड़ गए। वो सीधा काजी के पास पहुंचे और अपना मामला पेश किया। बुद्धिमान भी मूर्ख बन सकते हैं? काजी ने माथे पर शिकन डाली और बोले, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ऊंट तुम्हारा है? मुल्ला बोले, पूरा शहर जानता है कि ये ऊंट मेरा था। काजी हंस पड़े, शहर जानता होगा, पर कानून गवाह मांगता है। अगर तुम ये साबित नहीं कर सकते कि ऊंट तुम्हारा है, तो अब यह उसी का है जिसने इसे खरीदा। मुल्ला भौंचक के रह गए। उन्होंने खुद को अब तक सबसे चतुर समझा था, लेकिन आज वो खुद धोखा खा चुके थे। लोग फुसफुसाने लगे, क्या हुआ मुल्ला? क्या तुम खुद को भी अपनी मूर्खों की गिनती में जोड़ोगे? मुल्ला ने गहरी सांस ली और हंसते हुए बोले, नहीं, अब तक मैं मूर्ख नहीं था। लेकिन अगर मैं इस मामले को भूलकर आगे बढ़ गया, तो जरूर सबसे बड़ा मूर्ख बन जाऊंगा। पर सबसे बड़ा मूर्ख कौन? अब सवाल ये है, क्या मुल्ला खुद सबसे बड़े मूर्ख थे या फिर कोई और था? मुल्ला इस सवाल का जवाब देने ही वाले थे कि तभी एक आदमी भागते हुए आया और चिल्लाया, मुल्ला, मूर्खों की असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। शहर का सबसे अमीर आदमी अपने सारे पैसे लेकर समुंदर के किनारे बैठा है और कह रहा है कि वो सोने के सिक्कों से पानी खरीदने वाला है। मुल्ला की आंखें चौड़ी हो गईं। वो बोले, अगर यह सच है तो अब तक की सारी मूर्खता छोटी लगने लगेगी। चलो देखते हैं सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। लेकिन क्या अमीर आदमी सच में मूर्ख था या उसके इस कदम के पीछे कोई और ही राज था? जवाब जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब पैसों से पानी खरीदने की नौबत आई। जब पैसों से पानी खरीदने की नौबत आई, मुल्ला नसीरुद्दीन भीड़ के साथ तेजी से समंदर किनारे पहुंचे। वहां का नजारा देखने लायक था। शहर का सबसे अमीर आदमी हाशिम एक बड़े थैले में सोने के सिक्के लेकर रेत पर बैठा था। उसके सामने कुछ मछुआरे खड़े थे जो आश्चर्य से उसे देख रहे थे। मुल्ला ने आगे बढ़कर पूछा, भाई हाशिम, यह क्या कर रहे हो? हाशिम गंभीर स्वर में बोला, मैं इन मछुआरों से पानी खरीद रहा हूं। मछुआरे हड़बड़ा गए, पर साहब, समंदर का पानी खारा होता है, यह कोई नहीं पी सकता। हाशिम ने जोर से हंसकर कहा, मैं पानी पीने के लिए नहीं खरीद रहा, मैं इसे सोने के बदले लेना चाहता हूं। अब तो भीड़ में हलचल मच गई। एक आदमी फुसफुसाया, इतना अमीर होकर भी इसकी अक्ल घास चरने गई है। दूसरा आदमी बोला, क्या यह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख नहीं है? मुल्ला ने हाशिम को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। फिर बोले, अगर तुम सच में पानी खरीदना चाहते हो तो मैं तुम्हें बेच सकता हूं। हाशिम की आंखें चमक उठीं, तुम्हारे पास मीठा पानी है? मुल्ला हंसे, नहीं, पर मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हें पानी के बिना भी तृप्त कर देगी। हाशिम उलझन में पड़ गया, वो क्या? मुल्ला ने पास पड़ी रेत उठाई और हवा में उछाल दी। समझ गए? हाशिम भौंचक्का रह गया। फिर उसने जोर से ठहाका लगाया और बोला, मुल्ला, तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। भीड़ हंसने लगी, लेकिन मुल्ला गंभीर हो गए। उन्होंने हाशिम से पूछा,
तुम मुझे सच सच बताओ, तुमने सोने के बदले पानी खरीदने की सोची ही क्यों? हाशिम ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि इस दुनिया में सच में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। और अब मुझे जवाब मिल गया। मुल्ला ने चौंक कर पूछा, क्या जवाब मिला? हाशिम ने इशारा किया, सबसे बड़ा मूर्ख वो नहीं जो सोने से पानी खरीदना चाहता है। सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो पानी को सोने से भी ज्यादा कीमती बना देता है। तो फिर सबसे बड़ा मूर्ख कौन? यह सुनकर पूरी भीड़ सन्न रह गई। हाशिम ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जब हम प्यासे होते हैं तो पानी का मोल सोने से भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन क्या यह सच नहीं कि लोग अपनी ही गलतियों से पानी को दुर्लभ बना रहे हैं? नदियां सूख रही हैं, कुएं खाली हो रहे हैं और लोग इस अनमोल चीज को बर्बाद कर रहे हैं। मुल्ला ने गहरी सोच में सिर हिलाया और बोले, तो फिर सबसे बड़ा मूर्ख वही होगा जो अपने ही जीने के साधन को नष्ट कर दे। हाशिम हंसा, बिल्कुल। और यह मूर्ख कोई और नहीं बल्कि हम सभी हैं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोच में पड़ गया कि हाशिम की बात में कितनी सच्चाई थी। लेकिन तभी एक आदमी घबराते हुए दौड़ता आया और चिल्लाया, मुल्ला, सबसे बड़ी मूर्खता तो अभी हुई है। राजा ने एक नया फरमान जारी किया है जिसे सुनकर तुम दंग रह जाओगे। मुल्ला की भौहें तन गईं। उन्होंने पूछा, क्या फरमान? आदमी हांफते हुए बोला, राजा ने घोषणा की है कि अब हर इंसान को अपने ही सिर का कर देना होगा। मुल्ला के चेहरे पर हैरानी और मुस्कान दोनों आ गई। क्या अब तक की सबसे बड़ी मूर्खता होने वाली है? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब राजा ने सिर पर कर लगाने का फरमान सुनाया। जब राजा ने सिर पर कर लगाने का फरमान सुनाया, क्या मूर्खता की भी कोई सीमा होती है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी राजा ने अपने ही लोगों को ऐसा कर भरने पर मजबूर किया हो जिसे सुनकर पूरा राज्य दंग रह जाए? अगर आपको लगता है कि अब तक की मूर्खताएं सबसे बड़ी थीं, तो यह कहानी आपकी सोच को बदल देगी। मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे ही भीड़ के साथ महल की ओर बढ़े, चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या यह सच है? महल के दरबार में राजा अपने सिंहासन पर बैठा था और उसके सामने एक मंत्री घोषणा कर रहा था, आज से हर इंसान को अपने सिर पर कर देना होगा। यह कर इस आधार पर लगाया जाएगा कि जिसका सिर जितना बड़ा होगा वह उतना ज्यादा कर भरेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक शोर मच गया, यह तो नाइंसाफी है। हमारा सिर हमारा ही है, हम इस पर कर क्यों दें? मुल्ला ने राजा से आगे बढ़कर पूछा, महाराज, यह अजीब फरमान क्यों? राजा ने गर्व से कहा, क्योंकि राज्य में सिर सबसे ज्यादा हैं और अगर हर सिर से कर वसूला जाए तो खजाने में कभी कमी नहीं होगी। मुल्ला ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। राजा के सामने सबसे बड़ा सवाल। मुल्ला ने अपनी पगड़ी उतारी और सिर खुजलाते हुए बोले, तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस आदमी के 2 सिर हों उसे दोगुना कर देना होगा। राजा चौंका, ऐसा कोई इंसान होता ही नहीं। मुल्ला हंसे, महाराज, मूर्खता में तर्क नहीं होते और मूर्खता का कोई सिर भी नहीं होता। दरबार में हंसी गूंज उठी, लेकिन राजा की त्योरियां चढ़ गईं। मुल्ला ने आगे कहा, अगर सिर पर कर लग सकता है तो फिर दिमाग पर क्यों नहीं? सबसे ज्यादा कर तो बुद्धिमान व्यक्ति को देना चाहिए क्योंकि उसका दिमाग सबसे कीमती होता है। राजा सोच में पड़ गया। तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, मुल्ला, इसका मतलब तो यह हुआ कि सबसे कम कर मूर्खों को देना चाहिए। मुल्ला ने गंभीर होकर कहा, बिल्कुल। और अगर यही सच है तो फिर सबसे बड़ा मूर्ख कौन हुआ? राजा का चेहरा लाल पड़ गया। सबसे बड़ा मूर्ख कौन?
पूरी सभा चुप थी। राजा ने गहरी सांस ली और बेमन से बोला, यह फरमान तुरंत रद्द किया जाता है। लोगों ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे दरबार खाली होने लगा। राजा ने मुल्ला की ओर देखा और कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन एक बात बताओ, क्या सच में दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कोई और होता है? मुल्ला मुस्कुराए, नहीं महाराज, सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो खुद को कभी मूर्ख मानता ही नहीं। राजा ने यह सुना और एक लंबी चुप्पी के बाद ठहाका लगाकर हंस पड़ा। तब तो हम सभी कभी न कभी मूर्ख बन ही जाते हैं। मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल सही महाराज, और जो यह समझ ले वही असली बुद्धिमान होता है। कहानी से मिली सीख। इस तरह मूर्खता की यह खोज वहीं समाप्त हो गई। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, क्या हम कभी अपनी मूर्खताओं को पहचान पाते हैं? शायद हम सभी कभी न कभी मुल्ला की इस गिनती में शामिल हो जाते हैं, और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कहानी 9। मुल्ला नसीरुद्दीन के पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था जिसे हर बात की शिकायत करने की आदत थी। कभी कहता कि मुल्ला के गधे की आवाज बहुत तेज है, कभी कहता कि मुल्ला के आंगन में ज्यादा धूल उड़ती है, तो कभी शिकायत करता कि मुल्ला के घर से हंसी ठिठोली की आवाजें आती हैं और उसे शांति नहीं मिलती। कुल मिलाकर वह हर समय किसी न किसी बात पर झगड़ने के लिए तैयार रहता था। एक दिन पड़ोसी गुस्से में मुल्ला के घर आया और चिल्लाने लगा, नसीरुद्दीन, तुम्हारा आंगन बहुत छोटा है, लेकिन तुम हर दिन वहां इतने मेहमान बुला लेते हो कि जगह ही नहीं बचती। मुझे बहुत परेशानी होती है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तुम सही कह रहे हो भाई, सच में मेरा आंगन बहुत छोटा है। लेकिन चिंता मत करो, मैं इसका हल निकालता हूँ। अगले दिन मुल्ला अपने गधे को आंगन में ले आए और उसे वहीं बांध दिया। फिर उन्होंने घर के मुर्गे और बकरियों को भी वहीं छोड़ दिया। कुछ देर बाद उन्होंने घर से कुछ पुराने फर्नीचर और बर्तन भी आंगन में लाकर रख दिए। अब पूरा आंगन भरा भरा लगने लगा। पड़ोसी ने जब यह देखा तो वह हैरान रह गया। वह फिर गुस्से में मुल्ला के पास आया और चिल्लाने लगा, अरे ये क्या कर रहे हो? पहले से ही आंगन छोटा था, अब तो तुमने इसे और भी भर दिया। मुल्ला शांति से बोले, अरे हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। अच्छा चलो मैं इसे और खाली कर देता हूँ। इसके बाद मुल्ला ने पहले फर्नीचर हटा दिया, फिर गधे और बकरियों को अंदर कर दिया। अब आंगन पहले की तरह खाली हो गया। मुल्ला पड़ोसी की तरफ देखकर बोले, अब तो मेरा आंगन बहुत बड़ा लग रहा है ना? पड़ोसी ने इधर उधर देखा और सोचा कि हाँ, अब आंगन बड़ा लग रहा है। उसे अपनी शिकायत बेकार लगने लगी और वह चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद से उसने कभी मुल्ला से बेवजह शिकायत नहीं की। सीख। कभी कभी किसी को उसकी ही बात का एहसास कराने के लिए थोड़ा चतुराई भरा सबक देना जरूरी होता है। जीवन की परेशानियों को हल्के फुल्के तरीके से भी सुलझाया जा सकता है। जो चीजें पहले बुरी लगती हैं, वही बदलाव के बाद अच्छी लगने लगती हैं। कहानी 10। एक दिन गांव की अदालत में दो आदमी झगड़ते हुए पहुंचे। वे दोनों गुस्से में थे और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। पहला आदमी चिल्लाया, मुल्ला जी, इस आदमी ने मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। दूसरा आदमी बोला, झूठ, यह जमीन मेरी है, मेरे पुरखों की संपत्ति है। गांव के लोग हैरानी से देख रहे थे कि मुल्ला अब क्या करेंगे। मुल्ला ने दोनों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, इसका हल निकालने के लिए मुझे सबसे पहले असली मालिक से बात करनी होगी। दोनों आदमी एक दूसरे की ओर देखने लगे।
तभी मुल्ला नीचे झुके और जमीन पर कान लगाकर कुछ सुनने लगे। गांव वाले चौंक गए। एक आदमी बोला, मुल्ला जी, आप क्या कर रहे हैं? मुल्ला गंभीरता से बोले, मैं जमीन से पूछ रहा हूं कि इसका असली मालिक कौन है। फिर अचानक मुल्ला ने सिर हिलाया और बोले, जमीन कह रही है कि ये दोनों झगड़ रहे हैं कि मैं किसकी हूं, लेकिन असल में कुछ समय बाद ये दोनों मर जाएंगे और फिर मैं ही इन दोनों की मालिक बन जाऊंगी। गांव वाले ठहाका मारकर हंस पड़े, लेकिन दोनों आदमी अब भी अड़े थे। मुल्ला ने अपना एक जूता उतारा और बोले, अगर फैसला तुम्हारी बातों से नहीं हो सकता तो हम इसका हल जूते से निकालेंगे। गांव वाले हैरानी से देखने लगे। मुल्ला ने पहले आदमी से कहा, इसे पकड़ो। फिर दूसरे से कहा, तुम भी पकड़ो। दोनों ने मुल्ला का जूता पकड़ लिया और खींचतान करने लगे। जब वे लड़ रहे थे तो मुल्ला मुस्कुराए और बोले, देखो, जब मैं इस जूते को पहनता हूं तो यह मेरा होता है, लेकिन जैसे ही मैंने इसे तुम्हारे हाथ में दिया तुम इसे लेकर लड़ने लगे। फिर वे बोले, यही हाल तुम्हारी जमीन का है। असल में जमीन की कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई सिर्फ तुम्हारी लालच की है। अब दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे शर्मिंदा हुए और फैसला किया कि जमीन को बांटकर शांति से रहेंगे। गांव वालों ने मुल्ला की हाजिर जवाबी और न्याय करने की अनूठी शैली की जमकर तारीफ की। सीख दुनिया की चीजों के लिए झगड़ने से कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि असली जीत समझदारी और आपसी समझौते में ही होती है। कहानी 11। गर्मियों का दिन था। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधों को लेकर बाजार से लौट रहे थे। उनके पास कुल 10 गधे थे। कुछ पर अनाज लदा था, कुछ पर कपड़े और एक पर खुद मुल्ला नसीरुद्दीन सवार थे। रास्ता लंबा था तो उन्होंने सोचा, चलो गधों को गिन लिया जाए, कहीं कोई खो न जाए। मुल्ला ने गधों को गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 9, 9। अरे, एक गधा कम कैसे हो गया? मुल्ला बेचैन हो गए। उन्होंने फिर से गिना। 1, 2, 3, 9, फिर से 9। हे अल्लाह, एक गधा तो गायब हो गया। कहाँ गया मेरा 10वां गधा? मुल्ला को पसीना आने लगा। वो इधर-उधर देखने लगे, कहीं गधा रास्ते में छूट तो नहीं गया। पर पीछे देखने पर दूर दूर तक कोई गधा नहीं था। अब घबराहट बढ़ने लगी। उन्होंने सोचा, कोई चोर गधा चुरा ले गया क्या? लेकिन अगर चुराया होता तो कोई आवाज तो सुनाई देती। अब उन्होंने गधों को गिनने के लिए एक नई तरकीब निकाली, गधे से नीचे उतरकर गिनेंगे। जैसे ही मुल्ला नीचे उतरे फिर गिना। 1, 2, 3, 10। अल्लाह का शुक्र है, गधा मिल गया। अब वो संतुष्ट होकर फिर से अपने गधे पर चढ़ गए और फिर से गिनने लगे। 1, 2, 3, 9, फिर से 9। अब तो मुल्ला की हालत खराब हो गई। भे खुदा, कोई जादू चल रहा है क्या? जब मैं गधों से नीचे उतरता हूं तो गधा वापस आ जाता है और जब चढ़ता हूं तो फिर से गायब हो जाता है। अब राहगीर भी यह तमाशा देखने लगे। एक बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, जिस गधे को तुम गिन ही नहीं रहे वो तुम्हारे नीचे ही तो बैठा है। मुल्ला ने झटपट अपने गधे की पीठ पर देखा और माथा पीट लिया। अरे, मैं खुद ही 10वां गधा हूं। बाजार में सभी हंसने लगे और मुल्ला भी अपनी बेवकूफी पर हंस पड़े। पर तभी उन्होंने कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए बोले, अगर मैं 10वां गधा हूं
तो इसका मतलब यह भी है कि दुनिया में गधों की कमी नहीं है। और कभी कभी सबसे चालाक आदमी भी गधा बन सकता है। लेकिन ठहरो, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब मुल्ला ने यह बात कही तो पास खड़ा एक व्यापारी आगे बढ़ा और बोला, बात तो बड़ी गहरी कह दी मुल्ला, लेकिन अगर तुम इतने ही चालाक हो तो बादशाह के सामने अपनी अक्ल साबित कर सकते हो। मुल्ला की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल, लेकिन बादशाह का इम्तिहान आसान नहीं होगा। और वहां मजाक नहीं, सिर्फ अक्ल ही काम आएगी। अब सवाल यह है, क्या मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी अक्ल से बादशाह को चौंका पाएंगे, या फिर उनकी चालाकी इस बार उन्हीं पर भारी पड़ेगी? जाने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। बुद्धिमान मुल्ला और बादशाह की परीक्षा। क्या अक्ल से बड़ी कोई दौलत होती है? और क्या सिर्फ मजाक से जिंदगी की हर चुनौती पार की जा सकती है? या फिर कभी कभी मजाक भी भारी पड़ सकता है? मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ जो हुआ उसे जानकर तुम खुद हैरान रह जाओगे। बात वही बाजार की है जहां मुल्ला नसीरुद्दीन गधों की गिनती में खुद को ही गधा मान बैठे थे। पूरा बाजार हंस रहा था, लेकिन तभी एक व्यापारी आगे बढ़ा और बोला, मुल्ला, तुम तो खुद को बहुत चालाक समझते हो, लेकिन असली चालाकी तब साबित होगी जब तुम बादशाह के सामने अपनी अक्लमंदी दिखाओगे। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, अगर बादशाह की परीक्षा है तो मैं तैयार हूं। लेकिन तुम क्या सोचते हो मैं हार जाऊंगा? व्यापारी हंसते हुए बोला, हार? हार तो छोड़ो मुल्ला, अगर तुमने बादशाह की परीक्षा में गलती कर दी तो तुम्हारी गर्दन भी जा सकती है। यह सुनकर बाजार में हलचल मच गई। सभी फुसफुसाने लगे, क्या मुल्ला सच में इतनी बड़ी चुनौती स्वीकार करेंगे? लेकिन मुल्ला तो मुल्ला थे। उन्होंने अपनी पगड़ी कसकर बांधी और बोले, अक्ल की परीक्षा होगी या किस्मत की, ये तो समय ही बताएगा। अगले दिन मुल्ला को बादशाह के दरबार में बुलाया गया। सिंहासन पर बैठा था बादशाह, और उसके चारों ओर थे वजीर, दरबारी और कुछ खास मेहमान। बादशाह ने मुल्ला को देखा और कहा, तो तुम ही हो वो अक्लमंद जो बाजार में गधों की गिनती भी ठीक से नहीं कर सका। सारा दरबार ठहाके लगाने लगा। लेकिन मुल्ला बिना घबराए बोले, हुजूर, अक्ल गधों की गिनती से नहीं, सवालों के जवाब से साबित होती है। बादशाह ने गहरी नजर से मुल्ला को देखा और मुस्कुराया, अच्छा, तो फिर मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें दरबार में ऊंचा ओहदा दूंगा, और अगर गलत उत्तर दिया तो तुम्हें सजा भी मिल सकती है। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने कहा, पूछिए हुजूर, जवाब भी मिलेगा और मजा भी। बादशाह ने पहला सवाल पूछा, बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार इंसान कौन है? अब यह सवाल आसान भी था और मुश्किल भी। क्या मुल्ला खुद को सबसे समझदार कहेंगे या बादशाह की चापलूसी करेंगे? मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हुजूर, सबसे समझदार इंसान वही है जो यह जानता है कि वह कितना नासमझ है। दरबारियों ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। बादशाह ने भी सिर हिलाया, हम। जवाब दिलचस्प था। अब बादशाह ने दूसरा सवाल पूछा, अगर अक्ल और किस्मत में मुकाबला हो तो कौन जीतेगा? मुल्ला ने जरा भी देर न लगाई और बोले, हुजूर, अगर अक्ल हो तो किस्मत को बदला जा सकता है, लेकिन अगर किस्मत खराब हो तो अक्ल भी काम नहीं आती। अब तो खुद बादशाह भी प्रभावित हो गया। लेकिन अब तीसरा और आखिरी सवाल था जो सबसे कठिन था। बादशाह ने थोड़ा झुककर गंभीरता से पूछा,
अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अपनी सजा खुद तय करो तो तुम क्या सजा चुनोगे? पूरा दरबार सांस रोककर सुन रहा था। अगर मुल्ला ने कोई सख्त सजा चुनी तो उनका अंत तय था, और अगर बहुत हल्की सजा चुनी तो बादशाह नाराज हो सकता था। मुल्ला ने पगड़ी ठीक की, दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोले, हुजूर, मेरी सजा यह हो कि आप मुझे इसी दरबार में रख लें और हमेशा मेरे जवाब सुनते रहें। बादशाह कुछ देर चुप रहा, फिर ठहाके लगाकर हंस पड़ा। वाह मुल्ला, तुमने खुद को बचा भी लिया और अपनी अक्ल भी साबित कर दी। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। मुल्ला ने बादशाह को अपनी बुद्धिमानी से प्रभावित कर दिया था। लेकिन तभी एक कोने में खड़ा एक बुजुर्ग वजीर धीरे से बोला, बादशाह सलामत, मुल्ला को इतना आसान मत समझिए। ये शख्स जितना चालाक दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। बादशाह ने भौहें चढ़ाई। तो क्या तुम्हें लगता है ये किसी दिन मुझसे भी बाजी मार लेगा? बुजुर्ग वजीर ने सिर हिलाया। ये सिर्फ समय ही बताएगा। अब सवाल यह है, क्या मुल्ला नसीरुद्दीन वाकई बादशाह से भी चालाक निकलेंगे? क्या उनकी अक्ल उन्हें शाही दरबार में ऊंचा ओहदा दिलाएगी या किसी बड़ी मुसीबत में फंसा देगी? पता चलेगा अगले भाग में। मुल्ला और बादशाह का सबसे बड़ा दांव। क्या अक्ल की जीत हमेशा होती है, या कभी कभी ज्यादा चालाकी भी अपने लिए मुसीबत बन जाती है? मुल्ला नसीरुद्दीन के इस किस्से में जो हुआ उसे सुनकर तुम सोच में पड़ जाओगे। बादशाह के दरबार में अपनी बुद्धिमानी से सबको प्रभावित करने के बाद मुल्ला को राजमहल में एक खास ओहदा मिल गया। अब वे बादशाह के सलाहकारों में से एक थे, लेकिन हर जगह उनकी चतुराई और मजाक के चर्चे होने लगे। कुछ दरबारियों को यह बात पसंद नहीं आई, खासकर बुजुर्ग वजीर को। वह मुल्ला से नाराज था और हमेशा मौके की तलाश में रहता था कि कैसे उन्हें दरबार से बाहर किया जाए। एक दिन दरबार में बादशाह ने ऐलान किया, हम अपने दरबार में एक अनोखा खेल खेलेंगे। यह खेल साबित करेगा कि कौन सबसे चालाक है। दरबारी उत्साहित हो गए। बादशाह ने कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन और हमारे बुजुर्ग वजीर के बीच एक मुकाबला होगा। जो इस खेल में जीतेगा उसे मेरी सबसे खास इनाम मिलेगी। मुल्ला ने मुस्कुराकर पूछा, हुजूर, यह खेल क्या होगा? बादशाह ने अपने सिपाहियों को इशारा किया और उन्होंने बीच में एक बड़ा संदूक रखा। इस संदूक में 2 पर्चियां हैं, बादशाह ने कहा। एक पर्ची पर लिखा है जीत और दूसरी पर लिखा है हार। जो भी जीत निकालेगा वही विजेता होगा। मुल्ला ने आंखें सिकोड़कर संदूक की ओर देखा। बुजुर्ग वजीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कुछ तो गड़बड़ थी। मुल्ला ने ध्यान से वजीर को देखा और फिर उसकी मुस्कान समझ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह बुजुर्ग चालाक लोमड़ी है। जरूर यह खेल पहले से तय है। और हुआ भी वही। जैसे ही संदूक खोला गया, मुल्ला की शंका सच साबित हुई। वजीर ने पहले ही दोनों पर्चियों पर हार लिखवा दिया था। यानी जो भी पर्ची निकालेगा वह हार जाएगा और वजीर जीत जाएगा। मुल्ला ने सोचा, अगर मैंने कोई भी पर्ची निकाली तो मैं हार जाऊंगा, और अगर मैं यह खेल खेलने से मना करता हूं तो लोग मुझे डरपोक समझेंगे। दरबार में सन्नाटा था। सबकी नजरें मुल्ला पर टिकी थीं। क्या इस बार उनकी अक्ल काम आएगी, या यह उनकी आखिरी चाल होगी? मुल्ला ने बिना कुछ कहे संदूक में हाथ डाला और एक पर्ची बाहर निकाली। लेकिन जैसे ही उन्होंने पर्ची निकाली, उसे मुंह में डाला और चबा गए। पूरा दरबार दंग रह गया। बादशाह ने चौंक कर पूछा, ये तुमने क्या किया मुल्ला?
मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, यह बहुत आसान है। जो पर्ची मैंने खा ली उसमें जो लिखा था वो तो अब कोई नहीं जान सकता, लेकिन बची हुई पर्ची को देखकर यह साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सी पर्ची निकाली थी। बादशाह ने तुरंत सिपाहियों को संदूक खोलने का आदेश दिया। उन्होंने बची हुई पर्ची निकाली और पढ़ा, हार। इसका मतलब मुल्ला ने जीत वाली पर्ची उठाई थी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बुजुर्ग वजीर का चेहरा उतर गया। उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई थी। बादशाह ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुमने एक बार फिर अपनी अक्लमंदी साबित कर दी। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। मुल्ला ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन बुजुर्ग वजीर मन ही मन तिलमिला उठा। वह सोचने लगा, अगर यह शख्स दरबार में रहा तो एक दिन यह मेरी जगह भी ले लेगा। उसकी आंखों में एक नई चाल की चमक थी। उसने धीरे से बादशाह के कान में कुछ कहा और बादशाह की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा, मुल्ला, अब समय आ गया है कि तुम्हारी अक्ल का सबसे बड़ा इम्तिहान लिया जाए। मुल्ला ने भौहें चढ़ाई। हुजूर, कैसी परीक्षा? बादशाह ने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही एक बंद मुट्ठी लेकर आगे आया। अगर तुम सच में सबसे बड़े अक्लमंद हो तो बताओ, इस मुट्ठी में क्या है? पूरा दरबार चुप था। यह एक असंभव सवाल था। क्या इस बार मुल्ला हार जाएंगे या फिर वो कोई नया दाव खेलेंगे? जानने के लिए इंतजार करें। अगले भाग में मुल्ला का सबसे कठिन इम्तिहान। क्या कभी तुम ऐसी स्थिति में फंसे हो जहां कोई भी जवाब तुम्हें हार की ओर ले जाए, जहां तुम्हारी हर चाल उल्टी पड़ने का खतरा हो? अगर हाँ, तो मुल्ला नसीरुद्दीन की इस कहानी को जरूर सुनो। बादशाह के दरबार में हलचल थी। सभी दरबारी कान लगाए बैठे थे। सामने खड़े मुल्ला नसीरुद्दीन पर सबकी नजरें थीं। उनके सामने बादशाह का खास सिपाही मुट्ठी बंद किए खड़ा था। बादशाह ने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम सच में इतने अक्लमंद हो तो बताओ, इस मुट्ठी में क्या है? अब यह सवाल बेहद मुश्किल था। कैसे फंसे मुल्ला? मुल्ला ने देखा कि बुजुर्ग वजीर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। उसे देखकर मुल्ला समझ गए कि यह सब उसी की चाल है। अगर मैं गलत जवाब देता हूं तो मेरी हंसी उड़ाई जाएगी, और अगर जवाब नहीं देता तो मेरी अक्लमंदी पर सवाल उठेगा। मुल्ला ने सोचा, इस बार मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती है। दरबारियों के कान खड़े हो गए। कुछ मन ही मन सोच रहे थे, तो क्या इस बार मुल्ला हार जाएगा? मुल्ला ने धीरे से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, पगड़ी को थोड़ा सीधा किया और कुछ देर आंखें बंद करके सोचने लगे। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और बोले, हुजूर, यह सवाल बहुत आसान है, लेकिन मुझे पहले यह जानना होगा कि यह इम्तिहान मेरी अक्ल का है या मेरी नजर का। बादशाह ने थोड़ा चौंककर पूछा, मतलब? मुल्ला मुस्कुराकर बोले, अगर यह इम्तिहान अक्ल का है तो मुझे अंदाजा लगाना होगा, लेकिन अगर यह नजर का इम्तिहान है तो पहले मुझे सिपाही की हथेली देखने दीजिए। दरबार में ठहाके गूंज उठे। बादशाह ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है मुल्ला, यह अक्ल का इम्तिहान है। अब बताओ, इस मुट्ठी में क्या है? मुल्ला ने धीरे से कहा, हुजूर, यह कोई मामूली चीज नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यह आसान होती तो आप इसे छुपाते नहीं। हम सही कह रहे हो, बादशाह बोले। मुल्ला ने आगे कहा, अगर यह कोई कीमती चीज होती तो वजीर इसे आपके पास ही रखते
न कि किसी सिपाही की मुट्ठी में छुपाते। बादशाह ने सिर हिलाया, बिल्कुल। अब दरबार में हर कोई अपनी सांसें थामे बैठा था। मुल्ला ने जरा ठहरकर वजीर की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, हुजूर, इसका जवाब एक ही हो सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। इस मुट्ठी में एक नन्ही सी चिड़िया बंद है। क्या यह जवाब सही था? बादशाह ने आश्चर्य से सिपाही की ओर देखा और इशारा किया, अपनी मुट्ठी खोलो। सिपाही ने धीरे से हाथ खोला और सचमुच उसकी हथेली में एक छोटी सी चिड़िया थी। पूरे दरबार में शोर मच गया। वाह वाह! सभी दंग रह गए कि मुल्ला ने बिना देखे भी सही जवाब दे दिया। बादशाह ने जोर से ठहाका लगाया और बोले, मुल्ला, तुमने फिर अपनी अक्ल से कमाल कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बुजुर्ग वजीर की चाल नाकामयाब हो गई थी, लेकिन वह इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, हुजूर, मुल्ला ने सही जवाब दे दिया, पर असली सवाल अभी बाकी है। बादशाह ने भौहें चढ़ाई। अब कौन सा सवाल? वजीर ने आगे बढ़कर कहा, अगर मुल्ला सच में इतने बड़े अक्लमंद हैं, तो अब यह बताएं, यह चिड़िया जिंदा है या मर चुकी है? दरबार फिर शांत हो गया। अब यह सवाल अजीब था। अगर मुल्ला कहते कि चिड़िया जिंदा है, तो वजीर चिड़िया को हाथ से दबाकर मार सकता था। और अगर मुल्ला कहते कि चिड़िया मर चुकी है, तो वजीर चिड़िया को हवा में छोड़कर उड़ा सकता था। अब यह सचमुच एक फंसाने वाला सवाल था। अब क्या मुल्ला इस बार फंस जाएंगे, या फिर उनकी अक्ल इस बार भी बचाएगी? जानने के लिए इंतजार करें। अगले भाग में मुल्ला की अंतिम चाल। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें दो विकल्प मिले और दोनों ही तुम्हारे खिलाफ हों? क्या ऐसी स्थिति में फंसकर भी कोई बच सकता है? मुल्ला नसीरुद्दीन के इस दिलचस्प किस्से को सुनो और खुद अंदाजा लगाओ कि क्या अक्ल हमेशा जीतती है। दरबार में फैला सन्नाटा। बादशाह के सामने मुल्ला खड़े थे। उनके सामने वजीर अपनी शातिर मुस्कान के साथ सवाल पूछ चुका था। अगर मुल्ला सच में इतने अक्लमंद हैं, तो अब यह बताएं, यह चिड़िया जिंदा है या मर चुकी है? पूरा दरबार सांस रोककर इस सवाल का जवाब सुनने के लिए तैयार था। मुल्ला ने वजीर की आंखों में झांका। वे समझ गए कि यह सवाल एक फंसाने वाला दाव था। अगर मैं कहूं कि चिड़िया जिंदा है, तो यह इसे हाथ दबाकर मार देगा। और अगर मैं कहूं कि चिड़िया मर चुकी है, तो यह इसे छोड़ देगा। क्या इस बार मैं हार जाऊंगा? मुल्ला ने मन में सोचा। मुल्ला ने अपनी पगड़ी को हल्का सा टेढ़ा किया, दाढ़ी पर हाथ फेरा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने बादशाह की ओर देखा और बोले, हुजूर, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, बल्कि इस वजीर के हाथ में है। बादशाह ने भौहें चढ़ाई, मतलब? मुल्ला ने दरबारियों की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर यह चाहता है कि चिड़िया मरे, तो यह इसे अपने हाथ में ही मार देगा। और अगर यह चाहता है कि चिड़िया जिंदा रहे, तो यह इसे उड़ने देगा। फिर मुल्ला ने मुस्कुराकर वजीर की ओर देखा, यानी इस चिड़िया की जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथ में है, वजीर साहब। मेरा जवाब तुम्हारी नियत पर निर्भर करता है। जैसे ही मुल्ला ने यह जवाब दिया, पूरे दरबार में जोरदार तालियां बजने लगीं। बादशाह हंसने लगे। वाह मुल्ला, तुमने फिर से अपनी अक्लमंदी से खुद को बचा लिया। बुजुर्ग वजीर का चेहरा उतर गया। अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उसकी पूरी चालाकी धरी की धरी रह गई थी। बादशाह ने आदेश दिया, मुल्ला को इनाम दिया जाए, और आज से यह हमारे सबसे खास सलाहकार होंगे।
लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था। मुल्ला जीत गए थे, लेकिन वजीर के मन में एक नया बदला पनप रहा था। वह सोच रहा था, अगर इस मुल्ला को रोका नहीं गया तो एक दिन यह मेरी जगह भी छीन लेगा। उसने बादशाह की ओर देखा और धीरे से कहा, हुजूर, मुल्ला की अक्ल का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। अब सवाल यह है, क्या वजीर मुल्ला के खिलाफ कोई नई चाल चलेगा? क्या मुल्ला अपनी अक्ल से हर बार बच पाएंगे, या इस बार उनके लिए दरबार में ही कोई खतरा छुपा होगा? जानने के लिए इंतजार करें। अगले भाग में मुल्ला के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हारे ही दोस्त या साथी तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने लगें? क्या हो जब तुम्हारी चालाकी ही तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाए? मुल्ला नसीरुद्दीन की इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे सुनकर तुम सोच में पड़ जाओगे। दरबार में नई चाल। मुल्ला अपनी अक्ल से अब तक हर मुश्किल से बचते आए थे, लेकिन बुजुर्ग वजीर इस बार इतनी आसान हार मानने वाला नहीं था। उसने धीरे से बादशाह से कहा, हुजूर, मुल्ला ने अब तक अपने जवाबों से खुद को बचा लिया, लेकिन क्या वह असल में सच्चा और ईमानदार इंसान है? बादशाह चौंक गए। तुम्हारा मतलब क्या है, वजीर? वजीर ने चालाकी से कहा, अगर मुल्ला को सबसे खास सलाहकार बनाना है तो हमें यह भी देखना होगा कि वह सिर्फ अक्लमंद ही नहीं बल्कि सच्चा और भरोसेमंद भी हो। बादशाह ने सिर हिलाया, बात तो सही है, लेकिन यह परखेंगे कैसे? वजीर ने मुस्कुराकर कहा, बस हुजूर, एक आखिरी परीक्षा ले लीजिए, और इस बार मुल्ला खुद ही अपने जाल में फंस जाएगा। अगले दिन दरबार में ऐलान किया गया, आज रात महल में एक गुप्त खजाना रखा जाएगा, और हमारी परीक्षा यह होगी कि क्या कोई इसे चुरा सकता है या नहीं, क्योंकि अगर हमारा सबसे अक्लमंद आदमी भी इसे हासिल नहीं कर सका तो कोई और भी नहीं कर पाएगा। मुल्ला ने भौहें चढ़ाई। तो हुजूर, मुझे यह खजाना चुराने के लिए कहा जा रहा है? बादशाह मुस्कुराए, हाँ, और अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें महल छोड़कर जाना होगा। अब क्या करें मुल्ला? मुल्ला समझ गए कि यह वजीर की नई चाल है। अगर मैंने चोरी नहीं की तो वजीर कहेगा कि मैं डरपोक हूं, और अगर चोरी की तो वह मुझे पकड़वाकर बदनाम कर देगा। लेकिन मुल्ला इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। चालाकी की नई हद। रात होते ही पूरा महल शांत हो गया। पहरेदारों को खजाने की रक्षा के लिए लगा दिया गया था। लेकिन सुबह जब दरबार खुला तो सबके होश उड़ गए। बादशाह गुस्से से चिल्लाए, यह कैसे हो सकता है? कौन इसे चुरा सकता है? वजीर मुस्कुराया, हुजूर, इस चोरी के पीछे सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है, मुल्ला नसीरुद्दीन। सैनिकों को तुरंत मुल्ला को बुलाने भेजा गया। मुल्ला दरबार में आए तो वजीर ने तुरंत कहा, अब बताओ मुल्ला, यह खजाना तुमने ही चुराया है ना? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, अगर मैं कहूं कि मैंने चोरी की तो मुझे सजा मिलेगी, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने चोरी नहीं की तो यह वजीर कहेगा कि मैं बेअक्ल हूं। बादशाह बोले, तो सच क्या है? मुल्ला ने आगे बढ़कर धीरे से बादशाह के सिंहासन के नीचे हाथ रखा और वहां से खजाने को निकाल लिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हुजूर, यह खजाना मैंने चुराया नहीं बल्कि इसे बचाने के लिए छुपा दिया था। बादशाह चौंक गए, कैसे? मुल्ला बोले, मैं जानता था कि वजीर मुझे इस चाल में फंसाने वाला है, इसलिए मैंने खजाने को पहरेदारों के सामने नहीं चुराया, बल्कि आपकी गद्दी के नीचे छुपा दिया। बादशाह का फैसला। बादशाह ने ठहाका लगाया, मुल्ला, तुमने फिर अपनी अक्ल से सबको चौंका दिया।
फिर उन्होंने गुस्से से वजीर की ओर देखा। तुम हमेशा मुल्ला को फंसाने की कोशिश करते हो। अब तुम्हें दरबार छोड़कर जाना होगा। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। वजीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह जानता था कि अब महल में उसकी जगह नहीं रही। लेकिन वह चुप नहीं बैठा। उसने दरबार छोड़ते समय धीरे से कहा, मुल्ला, तुमने मुझे हर बार मात दी है, लेकिन अगली बार मेरी चाल इतनी खतरनाक होगी कि तुम उसे समझ भी नहीं पाओगे। अब सवाल यह था, क्या वजीर सच में वापस आएगा? क्या अगली चाल मुल्ला के लिए सबसे खतरनाक होगी? क्या इस बार मुल्ला की अक्ल भी हार जाएगी? जानने के लिए इंतजार करें। अगले भाग में वजीर की आखिरी चाल। वजीर की आखिरी चाल। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन तुम यह नहीं समझ पा रहे कि हमला कब और कहां से होगा? क्या हो अगर तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की चाल इतनी गहरी हो कि तुम्हारी अक्ल भी धोखा खा जाए? यही हुआ था मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ इस कहानी में। सुनो और खुद तय करो, क्या इस बार मुल्ला सच में हार जाएगा? वजीर के दरबार से बाहर निकाले जाने के बाद सबको लगा कि अब मुल्ला की परेशानियां खत्म हो गईं। लेकिन जिसने भी वजीर की आंखों में जाते वक्त देख लिया था, वह समझ गया था कि वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। महल में कुछ अजीब घटने लगा। कभी रसोई में जहर की अफवाह उड़ती, कभी सैनिकों के कानों में यह डाला जाता कि बादशाह मुल्ला से ज्यादा किसी और पर भरोसा करने लगे हैं। और फिर बादशाह की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। अब हर कोई परेशान था। एक दिन बादशाह ने मुल्ला को बुलाया और धीरे से कहा, मुल्ला, मेरी तबीयत दिनों दिन बिगड़ रही है और दरबार में कुछ लोगों को शक है कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मुल्ला चौंक गए, मेरी वजह से? यह कैसी बात कर रहे हैं हुजूर? बादशाह ने गहरी सांस ली। कई लोग कह रहे हैं कि जब से तुम मेरे सलाहकार बने हो तभी से मेरे साथ अजीब घटनाएं हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, वजीर लौट आया है। दरबार में सभी चौंक गए जब वजीर ने लौटकर घोषणा की, हुजूर, मैंने आपको बचाने के लिए बहुत बड़ा सच खोज निकाला है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि मुल्ला नसीरुद्दीन है। पूरा दरबार सन्न रह गया। वह कैसे? बादशाह ने पूछा। वजीर ने एक चिट्ठी निकालकर दिखाई, जिस पर मुल्ला की लिखावट जैसी लिपि में लिखा था, बादशाह का स्वास्थ्य बिगड़ता रहे ताकि मैं महल पर कब्जा कर सकूं। मुल्ला के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मुल्ला की अक्ल भी हार जाएगी? अब सवाल साफ था, क्या मुल्ला सच में गद्दार था? अगर नहीं तो यह चिट्ठी कहां से आई? बादशाह ने सैनिकों से कहा, मुल्ला को कैद कर लिया जाए। जब तक यह साबित नहीं होता कि वह निर्दोष है, तब तक वह सलाखों के पीछे रहेगा। मुल्ला पहली बार बुरी तरह फंस चुके थे। अब मुल्ला को सिर्फ एक रात मिली थी खुद को निर्दोष साबित करने के लिए। रात के अंधेरे में उन्होंने जेल के एक गुप्त रास्ते से बाहर निकलने की तरकीब निकाली और सीधे उस आदमी के पास पहुंचे जो हर खबर महल में लाता था, शाही लिपिक, राजा के पत्र लिखने वाला व्यक्ति। मुल्ला ने उसे गहरी आंखों से देखा और धीरे से पूछा, अगर मैं कहूं कि मैं निर्दोष हूं तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? शाही लिपिक डर गया, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मुल्ला ने उसकी चालाकी पकड़ ली थी। उन्होंने चुपके से उसकी मेज से वही स्याही उठाई जिससे वह चिट्ठी लिखी गई थी। अगले दिन दरबार में फिर से फैसला होना था। वजीर पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। बादशाह बोले, मुल्ला, अगर तुम निर्दोष हो तो यह साबित करो। मुल्ला मुस्कुराए और बोले,
हुजूर, अगर यह चिट्ठी मेरी लिखी होती तो इसकी स्याही मेरी कलम से मिलती, लेकिन देखिए यह स्याही उसी की कलम की है जो महल के पत्र लिखता है, यानी शाही लिपिक की। सैनिकों ने तुरंत शाही लिपिक को पकड़ लिया। वह डर से कांपने लगा और रोते हुए कबूल कर लिया, हुजूर, मुझे वजीर ने ही यह चिट्ठी लिखने को कहा था। बादशाह गुस्से से उठे और बोले, वजीर, तुम फिर मेरी पीठ पीछे साजिश कर रहे थे। इस बार तुम्हें हमेशा के लिए देश निकाला दिया जाता है। सैनिकों ने वजीर को पकड़ लिया और महल से बाहर निकाल दिया। बादशाह ने मुल्ला की ओर देखा और मुस्कुराए। मुल्ला, तुम्हारी अक्ल और ईमानदारी ने तुम्हें फिर बचा लिया। लेकिन यह सचमुच अंत था। जब वजीर को बाहर निकाला जा रहा था, वह धीरे से बुदबुदाया, मुल्ला, तुमने मुझे एक बार फिर हराया, लेकिन देखना मेरी आखिरी चाल अभी बाकी है। अब सवाल यह था, क्या वजीर सच में हार मान चुका था, या इस बार वह कहीं और से हमला करेगा? क्या मुल्ला के लिए अब भी कोई नया खतरा छुपा था? जानने के लिए इंतजार करें। अगले भाग में मुल्ला के लिए सबसे बड़ा धोखा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब तुमने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया है, तभी किस्मत तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा धोखा दे देती है? क्या हो जब तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन अंधेरे में छुपकर आखिरी वार करने की तैयारी कर रहा हो? मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी अब अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी है। लेकिन इस अंत में भी एक ऐसा राज छुपा है जिसे कोई नहीं जानता था। वजीर के देश निकाले के बाद महल में सब कुछ सामान्य हो गया। बादशाह का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बेहतर होने लगा। मुल्ला फिर से अपने मजेदार किस्सों और अक्लमंदी के फैसलों के लिए पहचाने जाने लगे। लेकिन क्या यह शांति सच में स्थायी थी? मुल्ला को कहीं न कहीं यह एहसास हो रहा था कि वजीर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक रात मुल्ला अपने घर में बैठे थे, तभी खिड़की के नीचे किसी ने एक चिट्ठी डाल दी। मुल्ला ने चिट्ठी उठाई और उसे पढ़ते ही उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने हार मान ली तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। कल दरबार में जो होगा, उसके बाद तुम कभी किसी को अपनी अक्लमंदी की कहानियां नहीं सुना पाओगे। मुल्ला ने तुरंत इसे बादशाह को दिखाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे महल पहुंचे, पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। मुल्ला, तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मुल्ला चौंक गए, क्यों? पहरेदारों ने कहा, बादशाह ने आदेश दिया है कि अब से तुम दरबार में नहीं आ सकते। मुल्ला समझ गए कि कुछ बहुत बड़ा खेल खेला जा चुका था। उन्होंने सोचा यह वजीर की चाल हो सकती है। लेकिन आखिर यह किसने और कैसे किया? तभी उन्होंने देखा कि महल के भीतर वही शाही लिपिक जिसने वजीर के झूठ को कबूल किया था, अब महल में आराम से घूम रहा था। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और बोले, तो खेल अब समझ आया। इस बार हमला कहीं और से हुआ है। मुल्ला जानते थे कि अगर वे सीधे बादशाह से नहीं मिल सकते तो उन्हें कुछ और तरीका निकालना होगा। उन्होंने महल के सबसे भरोसेमंद रसोइये को ढूंढा और उससे पूछा, बादशाह का स्वास्थ्य अब कैसा है? रसोइया बोला, अजीब बात यह है कि जब से तुम्हें महल से निकाला गया, तब से बादशाह का स्वास्थ्य फिर बिगड़ने लगा। अब मुल्ला को यकीन हो गया कि यह साजिश वजीर की आखिरी चाल थी। लेकिन कैसे? मुल्ला ने एक योजना बनाई। वह रात के अंधेरे में चुपचाप महल में दाखिल हुए और सीधे रसोई घर में पहुंचे। वहां उन्होंने वही मसाले देखे जो बादशाह के खाने में डाले जा रहे थे, और उनमें से एक मसाला जहरीला था। अब मुल्ला को पूरा सच समझ आ गया था। अगली सुबह बादशाह की हालत और भी खराब हो गई थी।
लेकिन इसी बीच मुल्ला ने दरबार में घुसकर जोर से कहा, हुजूर, अगर आपको बचना है तो मेरे कहे मुताबिक कीजिए। बादशाह ने कमजोरी से सिर हिलाया। मुल्ला ने सामने खड़े वजीर के पुराने समर्थकों की ओर देखा और फिर एक पहरेदार से कहा, इस लिपिक और रसोइये को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सब चौंक गए। क्यों? मुल्ला ने जहरीला मसाला दिखाया और कहा, यही मसाला बादशाह के खाने में मिलाया जा रहा था, और यह सिर्फ वही आदमी कर सकता था जो महल में हो, यानी यह लिपिक और रसोइया। लिपिक घबराकर सच बोल पड़ा, मुझे माफ कर दो, यह सब वजीर का आदेश था। उसने बाहर से ही यह साजिश रची थी। बादशाह गुस्से में खड़े हुए और बोले, अब यह खेल खत्म हुआ। सैनिकों, जाओ और वजीर को पकड़ लाओ। कुछ ही घंटों में वजीर को पकड़कर महल लाया गया। इस बार बादशाह ने कोई दया नहीं दिखाई। अब तुम्हें तुम्हारी हर गलती की सजा मिलेगी। तुम्हें हमेशा के लिए इस राज्य से निकाल दिया जाएगा, और इस बार अगर तुम वापस आए तो तुम्हारी मौत निश्चित होगी। सैनिकों ने वजीर को घसीटकर बाहर निकाल दिया। बादशाह ने मुल्ला की ओर देखा और कहा, मुल्ला, तुमने हमेशा मेरी रक्षा की, लेकिन इस बार तुम्हारी अक्लमंदी ने मेरी जान बचाई है। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे सबसे खास सलाहकार बने रहो। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अक्ल से हर लड़ाई जीती जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी जीत वह होती है जहां हमें लड़ना ही न पड़े। बादशाह हंस पड़े और बोले, ठीक कहते हो मुल्ला, लेकिन अगर तुम्हारे जैसे अक्लमंद हमारे साथ हों तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं।